बच्चों, आओ आज हम 12वीं कक्षा की अंतरा से एक और लेसन पढ़ते हैं, दूसरा देवदास, जिसकी लेखिका है ममता कालिया। उन्होंने ये लेसन एक कहानी के रूप में लिखा है। उनका जन्म मथुरा में 1940 में हुआ था और उनकी शिक्षा नागपुर, पुणे, इंदौर, मुंबई कई जगहों पर हुई और उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए इंग्लिश में किया। 1963 से 1965 तक वो दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज में इंग्लिश की प्रोफेसर भी रही और उनका लेखन कार्य निरंतर चलता रहा। इस कहानी में उन्होंने दो युवा मनों का आकस्मिक मिलन, उनके अंतर्मन की स्थिति, उनकी भावनाएं और उनकी ये जो अचानक हुई मुलाकात की जो हलचल है, जो कल्पना है, जो उनकी एक रोमानियत है, उसको बड़े अच्छे ढंग से हमारे इस लेसन में रखा है। और इस लेसन का जो केंद्र बिंदु है वो रखा है उन्होंने हरिद्वार हर की पौड़ी, जहां पर बहुत बड़े संख्या में लोग गंगा स्नान करते हैं। तो शुरू करते हैं इस लेसन को। वैसे तो बहुत आसान लेसन है, थोड़ा लंबी है कहानी, इसलिए मैंने इसके प्रमुख जो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं वो आपके सामने रख रही हूँ। आपको जब आप लेसन पढ़ेंगे पुस्तक में तो आपको बहुत सारी घटनाएं इसमें जुड़ी हुई दिखेंगी, पढ़ेंगे आप, और उनको आपको समझने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो मुख्य जो बिंदु हैं उन पर मैंने यहाँ पर प्रकाश डाला है और आपको धीरे धीरे उनसे जोड़कर इस कहानी को मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। हर की पौड़ी पर आरती वंदना। यहाँ पर लेखिका ने सांझ का दृश्य बताया है कि शाम की बेला है जब गंगा पर आरती होती है गंगा मैया की। तो उस समय जो फूलों के दोने हैं उनके भाव बढ़ जाते हैं, यानी कि जो दोना वैसे 1 रुपए का बिकता है, आरती के समय वो 2 रुपए में बिकने लगता है। लेकिन श्रद्धालु जो हैं वो उसको उस भाव में खरीद कर भी उनको अच्छा महसूस होता है। और जितनी भी वहां पर गंगा के अलावा भी और मूर्तियां, उन सबका श्रृंगार बड़े अच्छे ढंग से जो वहां पर पुजारी हैं, पंडित हैं, वो कर देते हैं। सहस्त्र दीपों का जलना, और एक साथ वहां पर जब आरती शुरू होती है तो सहस्त्र मतलब हजारों, सैकड़ों दिए एक साथ जलते हैं। आरती और घंटों की आवाज, और आरती और घंटों की आवाज से एक मधुर वातावरण, बहुत ही अच्छा वातावरण वहां पर पैदा हो जाता है, बन जाता है। पानी में छोटी बड़ी तस्तरियों का तैरना, और जो श्रद्धालु हैं वो अपने दोनों को, अपनी तस्तरियों को उसमें पैसे, फूल और प्रसाद वगैरह रखकर पानी में बहा देते हैं। वो तस्तरियां तैरने लगती हैं। चारों ओर सुगंधित वातावरण, जो धूप, अगरबत्ती वो सब जलाई जाती है, उससे वातावरण भी एकदम सुगंधित हो जाता है। और भक्तों का दक्षिणा देना और आरती और प्रसाद लेना। उसके बाद जो भक्तगण हैं वो पंडितों को दक्षिणा देते हैं, मनपसंद अपनी आरती करवाते हैं। जैसे कोई किसी को पोता हुआ है, किसी की नई शादी हुई है तो नई बहू आई है घर में, हर आदमी अपनी मन्नत लेकर वहां पर आरती करवाता है अपनी श्रद्धा भाव से, और फिर उनको दक्षिणा देता है पंडितों को, और साथ में उनसे आरती भी लेता है और साथ में प्रसाद भी लेता है। तो ये सारा जो है मैंने बहुत संक्षेप में करके आपको इसका हर की पौड़ी का आरती वंदना बताई। इसमें और बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर लेखिका ने दी हैं, कि जैसे लोग उन दोनों से पैसे उठा लेते हैं गंगा पुत्र, या वहां पर जो स्वयं सेवक जो है वो मुस्तैदी से लोगों को बैठने के लिए कहते हैं, या वहां पर जो है भीड़ बहुत ज्यादा है, या फिर स्नान कर औरतें जो हैं बिना कपड़े बदले ही आरती में आ जाती हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सरल भाषा में लिखी हुई हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी हर की पौड़ी पर आरती वंदना का दृश्य आपके सामने आ जाएगा। तो इसमें आप अपने ढंग से आप अपना विस्तार लिखते चले जाएंगे। जितना भी आपको परीक्षा में शब्दों के आधार पर और नंबरों के आधार पर पूछा जाए, आप उस हिसाब से उसको लिखना। दूसरा मुख्य बिंदु है यहाँ पर कि जब
वहां पर आरती हो रही थी। तो क्या होता है कि पुजारी द्वारा हम का युगल अर्थ लेना। यहाँ पर जो मुख्य पात्र है इसमें संभव, या यूं कहें कि इस कहानी का जो नायक है वो देर तक स्नान करता है और सबसे बाद में निकल कर आता है जब आरती खत्म हो जाती है। तो पंडित जी बोलते हैं, अरे आप कहाँ रह गए थे। तो हालांकि उसका वहां पर जो पूजा अर्चना है उसमें ज्यादा विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी वो पंडित जी के कहने पर अपना हाथ आगे बढ़ा देता है कलावा बंधवाने के लिए, क्योंकि वो अपनी नानी के यहाँ आया हुआ है और नानी ने कहा था कि वहां पर सवा आना यानी के 20 सवा रुपया यानी के 20 आना वहां पर चढ़ा कर आना। तो उसे ध्यान आता है कि मुझे वो चढ़ाना भी है और वो अपने माथे पर तिलक और कलावा बंधवा लेता है। तो जैसे ही वो वहां खड़ा होता है पंडित के पास आरती के बाद, तो तभी संभव का देर से नहाकर आना, एक ये घटना होती है। और उसके बाद एक लड़की का गीले कपड़ों में सटकर खड़े होना, तभी एक और लड़की वहां पर आती है और वो संभव के साथ थोड़ा सटकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि अभी थोड़ा शाम का वक्त था तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना शुरू हो गया था। तो लड़की भी थोड़ा लेट थी, तो वो पंडित जी को हाथ बढ़ाती है कलावा बंधवाने के लिए और उनकी थाली में 5.25 रुपया छोड़ देती है। पंडित जी से कलावा बंधवा कर दक्षिणा देना और देर से आने की बात हम कह के कहना। अब वो लड़की क्या कहती है पंडित जी कि पंडित जी आज तो हमें आरती में आने में देर हो गई, कल हम जल्दी आएंगे। अब क्योंकि संभव और वो लड़की साथ साथ खड़े हैं, अभी तक ये दोनों अनजान ही है बिल्कुल, लेकिन जैसे उसने हम कहा हम आएंगे, कई जगह भाषा जो है वो हम कहकर प्रयोग की जाती है, तो उस लड़की ने हम बोल दिया कि कल हम समय से आएंगे आरती के समय। तो पंडित जी ने क्या अर्थ ले लिया उसका कि ये दोनों लड़का लड़की एक साथ हैं, युगल समझ लिया। युगल का मतलब होता है जोड़ा, दोनों। उसका अर्थ पंडित जी ने हम का क्या ले लिया कि ये दोनों एक साथ हैं और उनको सुखी रहो फूलो फलो, है ना, और फिर कल फिर आना और मन्नतें पूरी हो, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। पंडित जी ने इस तरह के आशीर्वाद दे दिए। पंडित जी का युगल जोड़ी को आशीर्वाद देना, है ना, और लड़के लड़की के व्यवहार में अटपटापन। अब क्योंकि वो तो दोनों अलग अलग थे, उनको तो वो तो एक दूसरे से अनजान थे, लेकिन उस भाषा में आकर पंडित जी ने उनको आशीर्वाद भी दे दिया युगल जोड़े का, और वो दोनों एकदम अटपटे से हो गए क्योंकि एक दूसरे को जानते नहीं थे। तो ये उनका पहला और अकस्मात मिलन था। ये दूसरा बिंदु हो गया। अब क्या हुआ, संभव के मन की हलचल, वहां से चलकर जहां पर उन्होंने, बाहर एक जगह होती है जहां पर सब लोग अपनी चप्पल उतार देते हैं, तो वहां जाकर दोनों ने, लड़के ने भी और लड़की ने भी, अपनी अपनी चप्पल ली। बाय चांस वहां पर चप्पल भी उन्होंने एक ही स्थान पर रखवाई हुई थी। वहां जाकर भी उनकी एक बार आंखें एक दूसरे से मिलती हैं, लेकिन उसके बाद वो अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। लेकिन दोनों के मन में हलचल होती है। हलचल का मतलब है कि लड़की भी चाहती है कि वो लड़के से कहे कि भाई तुम थोड़ा दूर खड़े हो जाते, थोड़ा सटकर ना खड़े होते, या फिर लड़का कह रहा है कि भाई इसमें पंडित जी का ही दोष है, मैंने तो कुछ नहीं किया। वो भी अपना उससे स्पष्टीकरण देना चाहता है, लेकिन क्योंकि वो दोनों ही अनजान थे एक दूसरे से, तो दोनों बात करने की स्थिति में भी नहीं थे, और लड़की ने हड़बड़ाहट में अपनी चप्पल पहनी और वो फटाफट से किन्हीं गलियों में लुप्त हो गई, चली गई। अब जो लड़का है वो उसको ढूंढता भी है इधर उधर, चूड़ी की दुकानों पर, भीड़ भाड़ में, सब्जी मंडी तक चला जाता है, लेकिन उसको वो नहीं नजर आती। उसके बाद वो देर से घर पहुंचता है, नानी के घर। ये सारी बात थी कि संभव के मन में हलचल कैसे होती है। अब जब वो उसको नहीं मिलती तो उसके मन में हलचल है उससे दोबारा मिलने की। लड़की को गलियों में खोजना, खोजता भी है, वो मैंने बताया। रात को ठीक से खाना ना खाना। अब घर जाने पर नानी कहती है कि तुमने बहुत देर लगा दी, मैं मुझे तुम्हें सोचकर डर लग रहा था कि तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता, तुम इतनी देर कहाँ लगा कर आ गए, और चलो खाना खा लो। लेकिन वो तो कहता है कि मुझे भूख नहीं है। अब उसे खाने में भी उसका मन नहीं लग रहा, है ना।
और नींद ठीक से ना आना। उसके बाद उसने थोड़ी देर बाद फिर नानी को कहा कि मुझे खाना खाना है। जब उसे ये याद आया कि लड़की ने कहा कि कल हम समय से आएंगे, तो उसके मन में एक दोबारा मिलने की इच्छा जागृत हुई। तो उसने कहा नानी हमें खाना दो, हम खाना खाएंगे, हमें भूख लगी है। फिर उसके बाद वो फिर खाना खाना छोड़ देता है। जब उसे ये ध्यान आता है कि लड़की तो एकदम छिटक कर अलग हो गई थी, और उसके बाद वो फटाफट हड़बड़ाहट में चली गई और उसने उससे कोई बात नहीं की, और वो उसे ढूंढता भी रहा पर वो उसे नहीं मिली। उसके बाद वो सो जाता है। तो क्या होता है, सारी रात उसकी याद में बिताना, उसको ठीक से नींद भी नहीं आती और वो इन्हीं उधेड़ बुन में रहता है, उन्हीं सपनों में बुनता रहता है उनको, और दोबारा मिलने की सोचता रहता है। लड़की से मिलने में संवाद के सपने बुनना, सोचता है कल वो लड़की मिलेगी तो मैं उससे बात करूंगा, उससे पूछूंगा, उसका नाम जानूंगा, वो कहाँ से आई है ये जानूंगा, उसकी पढ़ाई के बारे में जानूंगा। अभी तक जो हमारे पात्र हैं, हमारे जो मुख्य पात्र है इसके संभव, इनके जीवन में कोई और लड़की नहीं आई थी अभी तक। या तो वो अपने सहपाठियों से मिला था, या फिर उनके जो रिश्तेदारों की लड़कियां थी उनसे उनका वास्ता पड़ा था। तो उसके जीवन में ये लड़की का आना अचानक और प्यार का अंकुर फूटना, ये जो सारी मन की हलचल है ये हमें यही बता रही हैं कि जो संभव है, जो मुख्य पात्र है इस कहानी का, उसके मन में उस लड़की के लिए उस एक झलक से, जो उसको एकदम गीले कपड़ों में उसने उसकी देखी थी जब वो पंडित जी के पास आकर खड़ी हो गई थी, कि वो बहुत सुंदर लग रही थी, दुबली पतली सी थी, उसने गुलाबी साड़ी पहन रखी थी, उसके बाल बहुत गीले और चमकीले थे, उसके माथे पर गीले बाल बिखरे हुए थे। मतलब कुल मिलाकर उस अंधेरे से माहौल में उसको वो लड़की बहुत ही अच्छी, आकर्षक, सुंदर, और उसके मन में उसके लिए एक प्यार का अंकुर वहां फूट पड़ा था। तो यहां तक इस कहानी का ये सार निकलता है। उसके बाद एक आशय आएगा, वो मैं आपको इसके बाद समझाऊंगी। उसके बाद एक पारो की मनोदशा पर गौर कर लेते हैं। पारो के मन में भी संभव के लिए प्यार का अंकुर फूटना, मन ही मन मंदिर में अपनी मनोकामना की गांठ लगाना। अब पूरी रात जो है संभव इन्हीं विचारों में खोया रहा। सुबह उठकर नानी ने जब उसे बैसाखी में के मेले में जाने को कहा तो उसका मन नहीं था, लेकिन फिर उसे स्मरण होता है कि अरे आज वो वहां पर जरूर जाएगा और वहां पर पूरा दिन बैठा रहेगा और उसी मंदिर की तरफ नजर लगाकर बैठा रहेगा और दिखता रहेगा कि वो वहां पर कब आती है। तो वो यही सोचकर 20 रुपए अपनी जेब में डालता है और हर की पौड़ी पर जाकर बैठ जाता है। वो लहरों के ख्यालों में देखने में खोया हुआ है कि उसे साथ में पता लगता है कि कोई छोटा बच्चा उसके पास आकर बैठता है और बोलता है कि तुम नहाओगे नहीं। तो उससे वो बात करने लगता है। फिर वो बच्चा उसको मनसा देवी के बारे में बताता है कि तुम वहां नहीं जाओगे, डरते हो क्या, ये वो उसकी बातें होती हैं। तो फिर वो क्या करता है कि तुम इतने बड़े हो तब भी तुम डरते हो, ऐसा कहकर वो बच्चा वहां से हट जाता है। अब संभव भी सोचता है कि उसे भी मनसा देवी पर जाना चाहिए, वो वहां जाने की उसकी इच्छा पहले से ही रही है। तो वो भी सोचता है कि मैं भी जाऊंगा। हालांकि नानी ने ये कहा था कि तुम उस पे रोपवे से मत जाना, वो कभी कभी टूट भी सकती है, और एक बार टूट गई थी तो बहुत सारे लोग वहां पर मारे गए थे अचानक। लेकिन वो वहां चला जाता है, टिकट खरीदता है और फिर लाइन में भी लग जाता है, लेकिन उसके मन में वही सब हलचल चल रही है। तो वो वहां पर जब ऊपर जाता है मनसा देवी के, तो रास्ते में ऊपर जाने के बाद उस कुछ बिंदियों वाले दिखते हैं उसको, कुछ प्रसाद बेचने वाले मिलते हैं। तो आज उसकी जो मनस्थिति है वो कुछ ऐसी है कि जैसे उसे बिंदियां भी आकर्षित करती हैं, जैसे उसे आज वो गुलाबी साड़ी वाली याद आती है, उसे लगता है जैसे वो उसके माथे पर बिंदी सजा रहा है, या फिर उसकी मांग में सितारे भरने जैसे कुछ गाने उसके मन में ख्याल आ रहे हैं। यानी कि उसकी मन स्थिति ऊपर तक जाते जाते वही है। और वहां जाकर वो कुछ एक प्रसाद भी खरीद लेता है मंदिर में जाने के लिए, और वहां पर देखता है कि वहां पर कुछ लाल पीले धागे मन्नत मांगने के लिए बांध रहे हैं लोग।
तो वो भी वहां से एक धागा खरीदता है और अपने मन में जो कुछ चल रहा है वो सोचकर वहां पर एक गांठ लगा देता है। अब जब वो रोपवे से ही वापस आता है तो देखता है कि दूर एक पीले झूले में उसे वही बच्चा नजर आता है जो उससे हर की पौड़ी पर बात कर रहा था। तब वो देखता है कि वो लड़का तो वही है, लेकिन उसके साथ में वह एक दुबली पतली लड़की वही है जो उसे कल शाम को मिली थी। तो उसके दिल की धड़कन और बढ़ जाती है। वो चाहता है कि वो उनसे फटाफट मिले। तो जैसे ही रोपवे से वो नीचे उतरते हैं, वो फटाफट उस लड़की के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और उससे बात करता है। तो कहता है कि कैसे अकेले आए हो, ये वो बातों में उसको लगाता है। तो कहता है नहीं, मेरी बुआ है साथ। तो कहता है अच्छा, वो तुम्हारी बुआ है। तो वो पहचान गया था कि ये लड़की जो वही लड़की है जो कल शाम को मुझे मिली थी, लेकिन आज उसने सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं और वो आज उन वस्त्रों में भी उसे बहुत सुंदर लग रही है। और उसे ऐसा लगा एकदम कि जैसे जो धागा उसने ऊपर बांधा था अपनी मनोकामना के लिए, वो मनोकामना उसकी उससे मिलने के लिए पूरी हो गई है। तो यहाँ पर वही आता है, पारो की मनोदशा मैंने आपको बताई। उसके बाद एक आशय इसमें आया है, लाल पीला धागा और उसमें पड़ी गिठान का मधुर स्मरण। जैसे ही वो उस लड़की से मिलता है तो वो कहता है वो जो मैंने ऊपर लाल पीले धागे बांधे थे, गिठान का मतलब होता है गांठ, कहता है उसको वो ध्यान आ जाता है कि वो लाल पीले धागों का बांधना और उसकी गिठान, उसकी जो गांठ लगाई थी वो उसका मधुर स्मरण, उसको बड़ा अच्छे से ध्यान आ जाता है कि अरे मैंने क्या सोच के उस लाल पीले धागे में गांठ लगाई थी और ये तो मेरा बड़ी जल्दी पूरी हो गई मेरी मनोकामना। तो इसीलिए इसका आशय यही है कि जब उसे नीचे आते आते ही, अभी वो ऊपर गांठ लगाकर ही आया है मनसा देवी पर, और नीचे आते आते ही जब उसे उस लड़की से मिल जाने का मिलता है मौका, तो उसे लगता है कि मेरी जो गांठें मैंने लगाई थी मनोकामना वाली धागों में, वो तो बड़ी जल्दी पूरी हो गई। और वो उनका मधुर स्मरण करता है, उनको याद करता है। ये था इसका आशय। पारो की मनोदशा भी सेम संभव जैसी है। वो भी चाह रही थी, जब वो उससे मिली तो उसको भी लगा कि अरे जो मनोकामना के जो ये भाव है ये कितनी जल्दी मेरे पूरे हो गए, बड़े अद्भुत है, बड़े अनूठे हैं, इधर मांगो और उधर पूरे हो गए। वो भी ऊपर यही मांग के आई थी। तो वो मन ही मन सोचती है जब संभव से मिलती है कि वो एक और चुनरी चढ़ाएगी वहां जाकर। एक बार तो हम अपनी मनोकामना मांगने के लिए बांधते हैं धागा या चुनरी, और एक बार हम जब हमारी कोई मनोकामना पूरी हो जाती है तब हम वहां जाकर दोबारा से उस चीज को या तो खोल कर आते हैं या वहां पर दोबारा चढ़ा कर आते हैं। तो उसके मन में क्या आया कि वो एक बार फिर जाएगी और वहां पर एक और चुनरी चढ़ा कर आएगी। तो ये थी उसकी पारो की मनोदशा। अब जो लास्ट क्वेश्चन इसमें बनता है कि दूसरा देवदास जो शीर्षक है इसका, क्या वो सार्थक है? उसकी सार्थकता पर टिप्पणी करनी है हमें। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि बच्चे का अपनी बुआ को पारो के नाम से पुकारना, जब बच्चा उससे मिलता है नीचे रोपवे से उतरने के बाद, तो संभव कहता है कि हमें नहीं मिलाओगे अपनी बुआ से? तो वो कहता है बुआ बुआ आओ मिलो मेरे दोस्त से, मेरे मित्र से मिलो। तो वो कहता है कि पारो बुआ। तो संभव को लगा कि लड़की का नाम पारो है। तो क्या होता है फिर कि जब बच्चा पारो के नाम से पुकारता है तो दोनों की मन स्थिति का एक जैसा होना, उधर संभव की भी मन स्थिति उससे मिलने की थी, उधर पारो की भी मन स्थिति उससे मिलने की थी, तो दोनों की मन स्थिति एक जैसी है। तो क्या होता है फिर, संभव का अपना नाम संभव देवदास बताना। अब यहाँ पर क्या करता है संभव, जब बच्चा बोलता है कि आप अपने आप बताओ अपना नाम, क्योंकि अभी तक तो बच्चा भी नहीं जानता उससे नाम, जब तक जो भी उनकी जो भी बातें हुई थी वो ऐसे ही हुई थी जैसे हम आम राहगीरों से राह चलते बात कर लेते हैं। तो बच्चा भी उसका नाम नहीं जानता था, तो उन्होंने कहा आप स्वयं ही बताओ अपना नाम। तो जब संभव ने पारो नाम सुना उस लड़की का, तो उसने अपना नाम क्या बता दिया, संभव देवदास। क्या बताया, संभव देवदास। अब इस देवदास का मतलब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित उपन्यास, हमारे बांग्ला के बहुत ही मशहूर
उपन्यासकार हुए हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने देवदास नाम से जो उपन्यास लिखा था उस पर सन 1917 में फिल्म बनी थी। सन 1917 में उन्होंने ये उपन्यास लिखा था और बॉलीवुड में उसमें 3 बार देवदास फिल्म बनी है, 3 बार। आप बच्चों ने वो देखी भी होगी जरूर, नई वाली, जिसमें शाहरुख खान और हीरोइन कौन थी मुझे याद नहीं आ रही, आपको जरूर याद होगी। शाहरुख खान ने उसमें देवदास का रोल किया था। तो इस तरीके से इसका जो शरद चंद्र उपाध्याय का जो उपन्यास था उसकी नायिका का नाम भी पारो था, और यहाँ पर इस कहानी में भी उस लड़की का नाम पारो है। तो इसलिए संभव ने अपना नाम देवदास बताया। उसका नाम तो संभव था, लेकिन उसने अपने नाम के साथ देवदास शब्द जोड़ दिया। उसने अपना नाम बता दिया संभव देवदास। इसलिए इस कहानी के आधार पर इसका ये शीर्षक सार्थक है। कैसा लगा आपको लेसन? कहानी थी, समझ तो आई गई होगी। कहानी बहुत लंबी है, जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसके जो भी छोटे छोटे अंश, जो इसका विस्तार है, वो आपको पढ़ते में जरूर समझ आ जाएगा। और जो इसके मुख्य बिंदु थे और जो इसके प्रश्न उत्तरों के आधार पर जो भी इसमें मुख्य बातें थी, वो मैंने आपके साथ यहाँ पर इस लेसन के लिए चर्चा की। आशा करती हूँ आपको ये लेसन जरूर समझ आया होगा। और यदि इससे संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका आंसर जरूर दूंगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू।